सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। हम लाइव आ चुके हैं और जल्दी से जो है अपनी क्लास ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू कर सकें। गुड आफ्टरनून विजय, गुड आफ्टरनून नीतीश। हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास यानी कि हमारा नेक्स्ट यूनिट आज शुरू हो गया और नेक्स्ट यूनिट में हमारी कौन सी यूनिट शुरू है? फोर्थ यूनिट। उसमें है हमारा कल्चरल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो आज हम सबसे पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमारी क्या है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको लाइव अपडेट मिलती रहे एग्जाम से रिलेटेड। और ये हमारे ऐप पे पेपर 1 पेपर 2 के बैच चल रहे हैं। आप पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइंड बैच भी ले सकते हो और साथ साथ आप पेपर 1 पेपर 2 का जो है सेपरेट बैच भी ले सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 6 मंथ और 12 मंथ दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप जोन से भी बैच से जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। शर्त ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। और अगर आप किसी भी जो कोड है हमारा बैच है उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करो, आप किरण 10 कूपन कोड यूज कर सकते हो ताकि आपको 10% सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिले। ये हमारी फिलअप फॉर्म ऐप है जिसपे आपको पेपर 1 पेपर 2 अवेलेबल रहता है। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पीवाईक्यू विद आंसर आपको दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट अपडेट किए जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे तो आपको क्या है सब कर देना है। अब देखो, ये हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारी 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम जो है कौन सी यूनिट कंप्लीट करेंगे? यूनिट जो 7, ठीक है। बट मैंने इसको यूनिट 4 लिखा है तो आप समझ जाना, यूनिट 4 यानी कि कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ये जो है हमारे ये टॉपिक है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर। फ्रंटियर हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ये हमारी थ्योरी पढ़ेंगे। तो आज हमारी जो 2 या 3 क्लास होंगी उसमें हमारा ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और ये है हमारा कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी का सिलेबस। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा सिलेबस है, बट सिर्फ एक एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखने की। एरिया क्या होता है, रीजन क्या होती है, कल्चर क्या होता है, कल्चर का कंसेप्ट किसने दिया, कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर और प्रोसेस, सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सब आपको जो है बहुत छोटा है। और ये जो वाला टॉपिक है हम इस किस्म पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमारा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है कि जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में कब कॉइन किया गया था। हमारे जो जर्मन ज्योग्राफर है ना, उनकी पब्लिकेशन के थ्रू, जो जर्मन ज्योग्राफर फ्रेडरिक रेडजेल है ना, उनका रिसर्च पेपर था जिसका नाम था रूल्स फॉर रीजनल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रूल्स फॉर रीजनल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट किसका रिसर्च पेपर है? तो आपको याद रखना है हमारे फ्रेडरिक रेटजल, जो कि हमारे जर्मन ज्योग्राफर थे, उनका है। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसका एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। और साथ साथ उनकी जो बुक है, इनकी जो बुक है कौन सी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसको हम फ्रेंच में पॉलिटिशियाई ज्योग्राफी बोला जाता है और पेपर में हर बार पूछी जाती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिशियाई ज्योग्राफी। जब हम थॉट पढ़ेंगे ना तो उनमें सेपरेट बुक होंगी तो आपको वहां से याद हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी कब दी थी? हमारे 1897 में। किसने लिखी है? हमारे फ्रेडरिक रेटजन।
तो फ्रेडरिक रेटजेल का जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, यानी कि हमारा राजनीतिक भूगोल है, उसकी जो उसको एक स्वतंत्र शाखा के रूप में बनाने का बहुत ज्यादा क्या है योगदान है। राजनीतिक भूगोल किसकी है? हमारी फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मन भूगोलवेत्ता है। उनका शोध पेपर या रिसर्च पेपर है क्षेत्रीय के लिए नियम का प्रकाशन और राज्यों का विकास। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारे कार्ल और सावर ने राजनीतिक भूगोल को भौगोलिक विज्ञान का बेबियार्ड चाइल्ड बोला है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को किसने बेबियार्ड चाइल्ड ऑफ ज्योग्राफिकल साइंस बोला है? तो आपको याद रखना है ये हमारा कार्ल ओ सावर ने बोला है। ठीक है, उसके बाद जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, तो जो हमारे कोहेन और रोसेल ने बताए हैं, और ये जो क्रेडिट है हमारे लॉन्च करने का, इसके क्रेडिट फॉर लॉन्चिंग अ थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी, किसको जाता है ये क्रेडिट? ये जो पॉलिटिकल और जो हमारी ज्योग्राफी का जो थियोरेटिकल मेथोडोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है ज्योग्राफी में, वो जाता है हमारे शेफर को। शेफर के आर्टिकल हैं जो 1953 में, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी में इन्होंने पब्लिश किया था क्या? एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी और मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये पूछा गया कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी किसने जो है लिखी है? तो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी शेफर का है 1953 में। जो क्या कह रहा है कि जो राजनीतिक भूगोल है राजनीतिक प्रक्रिया की स्थानिक विशेषताओं से संबंधित है। ये किसने बोला है कि जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है राजनीतिक प्रक्रिया की किस स्पाशियल, यानी कि हर एरिया में अलग अलग पॉलिटिक्स मिलता है। जैसे हमारा अगर आप देखोगे, अगर मैं ये स्पाशियल की बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसमें अलग अलग कंट्री है, वहां पे हर जगह अलग अलग पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। इंडिया अलग कंट्री है, इंडिया में बहुत सारी पार्टी मिलती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो ये बोला है कि जो हमारा राजनीतिक भूगोल है स्थानिक विशेषताओं से संबंधित है। स्थानिक यानी कि हर स्थान के अलग अलग होती है। ये हमारा कोहिन और रोसेल ने किया है, रोसेल ने बोला। उसके बाद जो भूगोल है, भूगोल में जो सैद्धांतिक और प्राणीगत यानी कि जो ये मेथोडोलॉजिकल जो चेंज हुआ है या जो रेवोल्यूशन आया, उसका श्रेय किसको जाता? हमारे शेफर को। शेफर ने ना अपने एक रिसर्च पेपर में 1953 में, कौन सा रिसर्च पेपर था? एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी में एक ये लिखा है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये एक बुक बोल सकते हो आप इनकी, किनकी? शेफर की, जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें इन्होंने क्या है, जो हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो रेवोल्यूशन आया, या फिर आप ये कह सकते हैं जो ज्योग्राफी की जो थ्योरी है और उनमें जो रेवोल्यूशन है, वो उसमें हमारे जो शेफर है, शेफर ने एनल्स ऑफ द ज्योग्राफी, एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी में लिखा है। ये इनका क्या एक आर्टिकल है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, प्रणालीगत, प्रणालीगत यानी कि एक, मैं क्या बता, हम कह सकते हैं, एक मिनट। तो प्रणालीगत का नीतीश मतलब होता है जब हम एक, जब मेथड होते हैं ना, जैसे हमारा जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी में पहले अलग मेथड थे, अब अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। जो शुरुआत है, शुरुआत में ज्योग्राफी में कैसे मेथड यूज किए जाते थे? जैसे हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज नहीं करते थे पहले। लेकिन 1960 में क्या हुआ? 1960 में जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को क्वांटिटेटिव मेथड से, यानी कि जैसे हमारा मैथ से, स्टैट से, इन सब का यूज होने लगा, साइंस का यूज होने लगा ज्योग्राफी में, ताकि जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाया जा सके, उसको मोर साइंटिफिक का रूप दिया जा सके। तो जो प्रणालीगत यानी कि हमारा मेथड में जब चेंज होता है, जब मेथड में रेवोल्यूशन या क्रांति आते, तो उसको बोलते हैं प्रणालीगत। ठीक है,
उसके बाद है हमारा जियो पॉलिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे ना ये पूछा जाता है कि जो जियो पॉलिटिक वर्ड है वो किसने दिया है। तो जियो पॉलिटिक वर्ड इज गिवन बाय हमारा, मैंने ये हाईलाइट करके दिखाया है कि जो जियो पॉलिटिक वर्ड है वो सबसे पहले जेलन ने भू राजनीति शब्द का प्रयोग, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू। ठीक है, तो जेलन जेलन ने सबसे पहले किसका ये वर्ड, जो ये वर्ड यूज किया है जियो पॉलिटिक्स, वो सबसे पहले किसने यूज किया, हमारे जेलन ने भू राजनीति शब्द का सबसे पहले जेलन ने क्या है यूज किया था, जिसे उन्होंने भूगोल की स्थिति के रूप में प्रस्तावित किया। उसके बाद है हमारा, अब पढ़ते हैं जियोपॉलिटिक। तो जियोपॉलिटिक है जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो रिवोल्यूशनरी इवेंट हुआ था हमारे रीजन में, यानी कि जो हमारा है चार्ल्स डार्विन की बुक, ये बुक तो आप सबको याद होनी चाहिए। चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 1859 में 1859 में क्या हुआ था, 1859 में हमारे दो जोग्राफर थे, एक थे हम्बोल्ट और एक थे कार्ल रिटर। इन दोनों का देहांत इसी पीरियड में हुआ था 1859 में, और 1859 में हमारे चार्ल्स डार्विन की बुक पब्लिश हुई थी, कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि जो हमारा फ्रेंच इंसाइक्लोपीडिया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बायोलॉजिकल मॉडल है स्टेट का ऑलरेडी इन वो, यानी कि जो हमारे रूसो की बुक थी ना उसमें एक ऐसे ऑलरेडी छप चुका था, ये ऐसे ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने ना कंपेयर करना शुरू कर दिया, किसको, हमारे राज्य को और एक लिविंग बॉडी को। जैसे मेरा एक शरीर है, ठीक है, तो जो एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट को किससे कंपेयर कर, ये बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो एक स्टेट है, एक राज्य, मान लो हरियाणा एक राज्य है, तो इस हरियाणा को किससे हम जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन राज्य को किससे कंपेयर करने लगे, एक ह्यूमन बॉडी से, कि जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी का जैसे जैसे ह्यूमन का जन्म होता है, फिर उसका ओरिजिन होता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसका ग्रोथ होता जाता है, ऐसे ही राज्य का भी ओरिजिन होता है, वो बनता है, फिर उसका जो है ओरिजिन होने लगता है। तो इस तरीके से जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेट को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करना शुरू कर दिया, कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है, हमारा जो ह्यूमन है उसका ओरिजिन होता जाता है, उसका डेवलपमेंट होता जाता है, और ऐसे ही जो हमारा स्टेट है, स्टेट का भी क्या है, ओरिजिन होता है। जैसे मैन का ओरिजिन होता है, जैसे मैन पैदा होता है उसका बर्थ होता है, ऐसे ही हमारी स्टेट का बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद क्या, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और वो क्या है, वो उसकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं भू राजनीति। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना कौन सी थी, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का प्रकाशन, कौन सी थी वो पुस्तक, प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जो ये राज्य का जो जैविक मॉडल था ये पहले से ही प्रचलन था हमारे फ्रेंच इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा बायोलॉजिकल मॉडल था वो पहले से ही प्रस्तुत था, पहले से ही अवेलेबल था, और रूसों ने भी इस पे निबंध लिखे हैं। और जो हमारे ये है राजनीतिक संस्था की तुलना किससे की गई है, शरीर से, जो मनुष्य जैसा दिखाई देता है। उसके बाद है हमारा जो कार्ल रीटर की बुक है। अब ये बुक आपको देखो अभी यहाँ पे लर्न करना जैसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन अब जैसे जब हम थॉट पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको क्या ना इनकी रिवीजन हो जाएगी। अब जो कार्ल रीटर है, कार्ल रीटर मैंने अभी बताया हमारे दो जोग्राफर थे जिनकी 1859 में डेथ हो गई थी, कौन से थे वो, हम्बोल्ट और कार्ल रीटर। तो जो कार्ल रीटर की बुक थी कौन सी, कंपेरेटिव ज्योग्राफी, उसमें उन्होंने भी इसमें क्या डेवलप किया, एक साइक्लिक थ्योरी स्टेट की। स्टेट जैसे हमारा राज्य के विकास की, राज्य का जैसे जैसे विकास होता है उसके डेवलपमेंट की एक साइक्लिक थ्योरी पेश की। ठीक है, उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्क है जेलन, जो जेलन है ना, जेलन हमारे फर्स्ट स्वीडिश लैंग्वेज थी, एंड उनकी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे वर्क था वो ट्रांसलेट किया गया था जर्मन में, किसके द्वारा, एम लोंगफेल्ट के द्वारा। और इन ही कैरिड फॉरवर्ड द रेटजेलियन ट्रेडिशन, और इन्होंने जो रेटजेल थी ना, रेटजेल के ट्रेडिशन को आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, तो जो मैंने आपको बता दिया कि जो कार्ल रिटर की पुस्तक है तुलनात्मक भूगोल में राज्य का जो विकास है उसका
साइक्लिक थ्योरी दे दी गई थी, और जेलन का जो अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य स्वीडिश भाषा में था, और उस स्वीडिश लैंग्वेज को जर्मन लैंग्वेज में चेंज करने का काम किसने किया? लोगफेल्ट ने। और उन्होंने जो हमारे जेलन ने रेटजेल के जो काम है उसको आगे बढ़ाया। अब जो जेलन है ना, जेलन ने बिलीव किया कि जो स्टेट है, स्टेट कम से कम इनमें से कुछ 3 कंडीशन, जो स्टेट है, अगर स्टेट इन सारी कंडीशन में, जैसे ये आगे भी है, अगर इन कंडीशन, ये 3 कंडीशन फुलफिल कर देता है एक स्टेट, तो वो क्या बन जाता है? एक वर्ल्ड पावर, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर उसका राज हो जाता है, सबसे शक्तिशाली वही हो जाता है। तो सबसे पहला है, द स्टेट शुड हैव अ वाइड एरिया। सबसे पहले तो जो एक स्टेट है उसके पास बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए, और ये जो वाइड एरिया है वो क्या होना चाहिए? दिस वाइड एरिया शुड बी लोकेटेड ऑन द साइट एरिया अनइंटरप्टेडली, यानी कि ये जो एरिया है ना, ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे इसमें कोई घुस ना पाए, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी इंटरनल अमेंडमेंट इन द स्टेट। देखो, अगर कोई राज्य को हमें बनाए रखना, अगर किसी ने पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो हमारी 11th-12th में पढ़ी है पॉलिटिकल, अगर उनमें किसी ने पढ़ी है, तो ये दिया गया, अगर किसी राज्य की सुरक्षा करना है तो उसके लिए 2 तरीके की सुरक्षा करनी पड़ती है, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो जो इंटरनल सुरक्षा है या इंटरनल अमेंडमेंट है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो सारे सिटीजन है, जो सारे नागरिक है, वो क्या है, वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो इंटरनल अमेंडमेंट होना चाहिए सो दैट इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी प्लेस्ड ऑन, ताकि जो राज्य के नागरिक है उन पर क्या है, कंट्रोल रखा जा सके। और क्या है, फ्रीडम होनी चाहिए किसकी? एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे स्टेट में जाने की। अगर ये 3 कंडीशन कोई राज्य फुलफिल करता है तो वो क्या एक वर्ल्ड पावर बन जाता है। सबसे पहले है कि राज्य का विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए, और यह विस्तृत क्षेत्र स्थल पर स्थित होना चाहिए निर्बाध रूप से, यानी कि स्थल पर, इसलिए क्योंकि स्थल वाले, जल वाले भाग में हर कोई घुस सकता है, लेकिन स्थल वाले भाग में घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद राज्य में आंतरिक संशोधन होना चाहिए जिससे सभी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके, सभी नागरिकों पर। और बड़े राज्यों में गतिशीलता की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जेलन ने ये 3 बात बताई कि ये अगर कोई राज्य पूरा करता है तो वो एक वर्ल्ड पावर बन जाता है, विश्व शक्ति। जैसे अभी हमारा विश्व में जो शक्ति है वो जैसे हमारा अमेरिका है, हमारा रशिया है, तो ये क्या हमारी वर्ल्ड पावर बनी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो जेलन है, सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स वर्ड का यूज किसने किया है? जेलन ने किया है, जिसे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो भूगोल की स्थिति के रूप में पेश किया है, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी के स्पाशियल फिनोमिना के रूप में पेश किया है। जो क्या है, स्पाशियल फिनोमिना मतलब जो एक एक्चुअली में एक कंट्री है, एक लैंड है, एक भूमि है, या फिर एक रीजन है, टेरिटरी है, ठीक है, जो वास्तव में एक भूमि, क्षेत्र और अधिक विशिष्ट रूप में एक देश है। जो ये जियो पॉलिटिक है, भू राजनीति का मतलब हमारे जेलन ने बताया कि ये कोई कंट्री है, इसको हम कंट्री भी बोल सकते हैं, कोई रीजन बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, टेरिटरी भी बोल सकते हैं, स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जेलन ने बताया। अब जो कार्ल हाउसहोफर है ना, जेलन की जो डेथ हो गई थी, जेलन की डेथ के बाद कार्ल हाउसहोफर ही जियोपॉलिटिक अवधारणा के प्रमुख हिमायती के रूप में उभरे। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके जो 4 नंबर है यहाँ से ये पक्के होते हैं। सबसे पहले तो जियोपॉलिटिक वर्ड हमारा किसने दिया है? सबसे पहले यूज किया है जेलन ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि जेलन के जो काम है वो आगे किसने बढ़ाया, तो वो हमारे कार्ल हाउसहोफर है। हाउसहोफर ने जो जियोपॉलिटिकल टर्म है, जियोपॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति जेलन की जो बुक है डेयर स्टेट एल्स 11 फॉर्म, ये किस में है? ये जो ये स्वीडिश लैंग्वेज में है, ठीक है। इसको ही उसने मेन आधार बताया अपने जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट का, ठीक है, उसके मुख्य आधार बनाया। और भू राजनीतिक अवधारणा रेटजेल की जैविक राज्य अवधारणा से मिलने का प्रतिष्ठित रूप था, और मैकेंडर का भौगोलिक अक्ष हृदय क्षेत्र मॉडल, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो जियोपॉलिटिकल का जो कंसेप्ट था उसमें क्या है, हमारे बायोलॉजिकल स्टेट कंसेप्ट, और जो हमारा मैकेंडे का जो हार्टलैंड थ्योरी है
वो आप इसमें क्या है इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन है, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हार्टलैंड थ्योरी किसकी है, तो हार्टलैंड थ्योरी है हमारी मैकेंडर की। रिमलैंड थ्योरी किसकी है, रिमलैंड थ्योरी हमारी स्पाइकमैन की। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल स्टेट कंसेप्ट, आपसे बायोलॉजिकल नहीं पूछा जाता है, पेपर में पूछा गया स्टेट कंसेप्ट किसका है, तो स्टेट कंसेप्ट है हमारे रेटजल का। ठीक है, तो जो बेसिक पर्पस है हमारे हाउस शेफर की, जो भू राजनीति है, जियो पॉलिटिकल है, उसका मूल उद्देश्य है रहने की जगह, यानी कि कंसेप्ट ऑफ लिविंग स्पेस किसका है, लेवेंसरम हमारे कार्ल हाउसहोफर का। उसके बाद है ऑटोमेल है, जो उन्होंने भी क्लेरिफाई करने की कोशिश की है कि जो नेचर हमारे जियोपॉलिटिक का एक डेफिनेशन दिया उसके थ्रू क्या उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद ये देखो ये थ्योरी है, ये थ्योरी किससे रिलेटेड, हमारे जियो पॉलिटिकल से रिलेटेड है। ये आपके पेपर में अभी तक आए नहीं है बट फ्यूचर में पूछ सकते हैं वो, कि डोमाइन थ्योरी किसकी है, डोमाइन थ्योरी हमारे रोडेस मर्फी की, फॉलिंग डोमाइन ऑफ फ्योडोल कास्टो की, और कोहेन ने रिप्रेजेंट किया था सिक्वेंशियल और रीजनल वर्ल्ड मॉडल अपनी बुक में ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ये बुक पूछी गई है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी है, तो वो है कोहेन की, 1973 में दी गई है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल डिस्टेंस टर्मिनोलॉजी किसकी है, रोकान की। तो ये दो थ्योरी किसकी है, डोमाइन थ्योरी फॉलिंग डोमाइन, डोमाइन थ्योरी है रोडेस मर्फी की, फॉलिंग डोमाइन है फ्योडोल कास्टो की, और कोहेन ने सीक्वेंशियल और रीजनल वर्ल्ड मॉडल पेश किया अपनी बुक में ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। और जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस, ये टर्मिनोलॉजी यानी कि जो ये टर्मिनोलॉजी है जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस, ये किसका, हमारे रोकान का। ठीक है, उसके बाद है जैसे हमारी जैविक अवस्था की अवधारणा है, जैविक अवस्था यानी कि जो हमारे रेटजल है, रेटजल ने स्टेट कंसेप्ट, बायोलॉजिकल स्टेट कंसेप्ट दिया है के संबंध में रेटजल ने कार्ल रीटर की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, क्या है जो रेटजल है, रेटजल ने कार्ल रीटर की परंपरा या ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जो रीटर की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने अपने को समझाने के लिए जो है क्या किया, जैविक राज्य संस्कृति के रीटर के विचार को इस्तेमाल किया। ठीक है, किसने इस्तेमाल किया, हमारे कार्ल रीटर ने, और सॉरी कार्ल हाउसहोफर ने। और जो कार्ल हाउसहोफर के शिष्य हैं ऑटोमेल के अनुसार, जो हमारा जियोपॉलिटिकल राज्य की क्या है, जियोपॉलिटिकल राज्य की स्थानिक आवश्यकताओं से संबंधित है। स्थानिक यानी कि हर जो हमारे जियोपॉलिटिकल है ना, यानी कि हर स्थान की पॉलिटिक्स हर स्थान से रिलेटेड है। यानी कि ये हमारा, आपको जैसे पता है जो वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, तो हर कॉन्टिनेंट पे अलग अलग लैंड एरिया, अलग अलग रीजन है, तो उन हर रीजन की जो पॉलिटिक्स है वो अलग है। तो जो जियो पॉलिटिकल है वो हर राज्य की जो स्पाशियल आवश्यकताएं उनसे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे विटले हैं, विटले ने अप्रोच को आगे बढ़ाया है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक रिसर्च पेपर के थ्रू। कौन सा ये रिसर्च पेपर, द इम्प्रेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल अथॉरिटी अपॉन द लैंडस्केप। ठीक है, ये किसकी, हमारे विटले की। और जो ये फंक्शनल अप्रोच है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, फंक्शनल अप्रोच किसका है, वो है हमारे जीन गोटमैन का। और एक थ्योरी है इंटीग्रेटेड फील्ड थ्योरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, वो किसकी, हमारे एस बी जोनस की। और साथ साथ हमारे व्हीटले, हार्टसन और गोटमैन की है। अगर आपको पूछा जाए कि इंटीग्रेटेड फील्ड थ्योरी किसकी है, तो इंटीग्रेटेड फील्ड थ्योरी में अगर एस बी जोनस हमारे उसमें है ऑप्शन में, तो आप एस बी जोनस क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। और अगर एस बी जोनस नहीं है, उसके एस बी जोनस चार ऑप्शन में से कोई भी नहीं, और उसमें व्हीटले है, हार्टसन या गोटमैन में से कोई भी है, तो आप उसको चूज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है एक होता है नेशन एंड स्टेट। ठीक है, तो अब नेशन और स्टेट का कंसेप्ट करने से पहले हमारा क्या है, क्या है, टेरिटोरियलिटी और यानी कि प्रादेशिकता, और हमारा स्टेट यानी कि हमारा राज्य। ठीक है, तो टेरिटोरियलिटी क्या होता है, एक व्यक्ति और एक समूह द्वारा एक विशिष्ट क्षेत्र पर अपना नियंत्रित स्थापित करने का प्रयास है हमारा प्रादेशिकता। यानी कि क्या कहता है, जैसे ये हमारा कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कई सारे व्यक्ति और उनका समूह क्या करता है, जब इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो इसको क्या बोला जाता है, टेरिटोरियलिटी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मेरी टेरिटरी है, इसके अंदर नहीं आना है, या ये मेरा घर है, इसके अंदर मत आना, ये मैंने ये लाइन खींच दी है, ये इस लाइन के पार तुम्हारा है और इस लाइन के पार हमारा है।
ऐसे कर देते हैं ना, हम एक लाइन खींच देते हैं, तो ये क्या है, एक टेरिटरी है या एक एरिया है जिसपे क्या है पूरा एक ग्रुप या पूरा समूह क्या है अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और इसको ही क्या बोला जाता है, टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी क्या है, एक अटेम्प्ट है एक इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा जिसपे वे अपना प्रभुत्व, अपना जो कंट्रोल है वो डिमार्केट करते हैं किसी एरिया पे। जैसे हमारा कंसेप्ट है रीजनलिज्म का, यानी कि प्रादेशिकरण का, वो कहाँ से अराइज हुआ है, वो उठा है हमारे एंड्रे की बुक है द टेरिटोरियल इम्पेरेटिव। ये बुक पूछी जा सकती है कि टेरिटोरियल इम्पेरेटिव बुक किसके, तो वो हमारी है रॉबर्ट एंड्रे की। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग रीजन वो प्लेस हमारे यूनिवर्स पे। देखो प्रदेश क्या होता है, प्रदेश वो एरिया होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके आसपास वाले एरिया से अलग होती है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, तो ये एक रीजन हो गया। यहाँ पे जो रीजन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी इससे, ये जो रीजन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी इससे। तो हमारा रीजन क्या होता है, रीजन हमारा वो प्लेस होता है हमारे पूरे अर्थ सरफेस पे या यूनिवर्स पे जिसकी जो विशेषताएं हैं बाकी सभी से अलग होती है। जैसे यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी, जैसे आप बोल सकते हो पंजाब रीजन है, हरियाणा एक रीजन है, और हमारा झारखंड एक रीजन है, महाराष्ट्र एक रीजन है। इन सब के ना अलग अलग क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। तो रीजन आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और टेरिटोरियलिटी क्या होता है, प्रादेशिकता, मैंने आपको समझा दिया। अब है हमारा स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट है राज्य हमारा दीर्घकालीन इतिहास प्रक्रिया का परिणाम है, और इसका स्वरूप और कार्य परिवर्तनशील रहा है। समान और समय और स्थान की शर्तें इसकी परिभाषा को समय और स्थान सापेक्ष बनाती है। क्या कहता है, जो हमारा स्टेट है ना, जैसे हमारा हरियाणा है, हरियाणा को बनने के लिए एक लंबा इतिहास रहा है। आप सबको पता है कितनी सारी लड़ाई हुई है। जैसे हमारा हरियाणा में भी पानीपत है, सोनीपत है। अब जैसे 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 हमारे जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो हर एक की क्या होती है, एक हिस्ट्री होती है, एक लंबी हिस्ट्री होती है। एक लंबे रेवोल्यूशन के बाद वे क्या बना पाते हैं, लंबे रेवोल्यूशन के बाद एक स्टेट बनता है। जो स्टेट क्या है, स्टेट एक लैंड एरिया है जहां पे पानी और वाटर दोनों की अवेलेबिलिटी है, विच इज अ रिलेटिवली वेल डिफाइंड एरिया एंड हैज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री। जैसे हमारा जो टेरिटोरियल, जो हमारी टेरिटोरियलिटी होती है उनकी कोई इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती है, लेकिन जो हमारा स्टेट है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो होती है, उसकी जो बाउंड्रीज है। जैसे आप सबको पता है, अगर इंटरनेशनली हम सर्च करें तो पता ही है कि हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल या कोई बाहर का लोग सर्च करेगा इंडिया को, तो इंडिया क्या एक वेल डिफाइंड हमारा क्या है, एक स्टेट है। सॉरी, इंडिया एक नेशन है। स्टेट जैसे हमारा हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, और जो लोग रहते हैं इसमें उनकी क्या एक एक फिक्स या एक नेशन है उनका, उनकी क्या है, एक आइडेंटिटी है, उनकी एकता है, इंटीग्रिटी है, ठीक है, समग्रता है, ये सब है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेट। यानी कि स्टेट क्या है, एक फिक्स एरिया होता है जिसकी फिक्स्ड बाउंड्री है और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें लोग रहते हैं जिनका क्या है, जिनका सभी का एक नेशन है, और जिनमें क्या है, एकता है, समग्रता है, और इसको क्या बोला जाता है, नेशनलिज्म और रीजनलिज्म। तो राज्य मैंने बता दिया कि राज्य को एक भूमि क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया, जो एक अपेक्षाकृत अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसको मान्यताएं होती हैं। इस अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास एक राष्ट्रीय पहचान और अखंडता है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के रूप में जाना जाता है। ये जब हमारा 11th क्लास में पॉलिटिकल हमारा था सब्जेक्ट, उसमें ये हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अब जो हमारे हार्ट शोन है, जेएस मिल है, रशल है, एंडेडोसन है, इन सब ने भी किसके बारे में बात की है, हमारे नेशन के बारे में, यानी कि जो हमारा राज्य है, राज्य के बारे में बात की है। जैसे आपको पता है इंडिया इज अ नेशन, ठीक है, इंडिया एक नेशन है। अब जो जेके मिल है, जेके मिल ने भी नेशन के बारे में क्या दी है, ये क्या है, बस एक स्टेटमेंट है, यानी कि एक डेफिनेशन है नेशन की, कि नेशन क्या होता है। नेशन एक कलेक्टिव है, नेशन इज कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ पे बहुत सारे यानी कि इंडिविजुअल का कलेक्शन है, यानी कि एक एक व्यक्ति को मिला के देखे तो बहुत सारे व्यक्ति हो जाते हैं। एक कलेक्शन है इंडिविजुअल का जो एक साथ कनेक्ट है एक एरिया पे, जिनके बीच में क्या है, सिंपैथी है एक दूसरे के लिए, और एक कम्युनिटी के मेंबर हैं,
ठीक है, और उनका इमोशनल सोशल पॉलिटिकल हर तरीके से वे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उसके बाद अब हमारा कंसेप्ट है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्री। अब फ्रंटियर और बाउंड्री जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रंटियर क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री क्या होती है, एक वेल डिफाइंड लाइन होती है। इसको क्या है, इंटरनेशनली जो है इसको सेट किया जाता है। लेकिन जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर को कोई भी नहीं पहचान सकता, यानी कि हमारे सीमांत और सीमाएं, कि कौन सा हमारा जो फ्रंटियर है कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। तो जो फ्रंटियर और बाउंड्री है, ये क्या है, हमारे फिजिकल एलिमेंट है, भौतिक तत्व है हमारे राज्य के, ठीक है। और ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, या हमारे स्टेट के कंसेप्ट से रिलेटेड है। जो फ्रंटियर वर्ड है कहाँ से निकला है, लेटिन वर्ड फ्रंट से लिया गया है, और फ्रेंच वर्ड फ्रंट से, जिसका मतलब है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब है अग्रभाग, ठीक है। मान लो ये नेशन है, इन बीच का जो ये जोन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हमारा फ्रंटियर, ठीक है। और ये वो एरिया है जो किसके बीच में सिचुएटेड है, इट रेफर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द बैकग्राउंड, यानी कि जो दो हमारे नेशन हैं उनके बीच में जो स्थित होता है उसको बोलते हैं फ्रंटियर। और इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, फ्रंटियर को हम फॉरवर्ड जोन, बॉर्डर जोन, अनमैन्ड जोन, ट्रांजिशन जोन और न्यूट्रल जोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर नेम से ही पता चलता है कि वो एरिया है जो हमारे विच इज अ पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ स्टेट टेरिटरी, ये हमारे स्टेट की टेरिटरी है। इसके आगे का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रंटियर। देखो, फ्रंटियर में ये नहीं पता चलता, मान लो यहाँ पे हमारे मुस्लिम है और यहाँ पे हिंदू है, तो यहाँ हमें ये नहीं पता चलता है, ये जो बीच वाला भाग है इसको फ्रंटियर कहते हैं, कि कहाँ से मुस्लिम शुरू होते हैं और कहाँ से हिंदू शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्रंटियर, एक मिक्सिंग जोन होता है एक तरीके से। सीमाएं, सीमांत और सीमाएं, ठीक है, ये हमारा सीमांत और सीमाएं हैं। फ्रंटियर और जो बाउंड्रीज है, किसके तत्व है, हमारे राज्य के तत्व है, दोनों राज्य की अवधारणा से संबंधित है। ये लैटिन शब्द और फ्रांस के शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है अग्रभूमि, कि एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित जो पृष्ठभूमि के सामने स्थित है, जो हमारी बैकग्राउंड भूमि है उसके सामने जो ये एरिया स्थित है उसको बोलते हैं। और ये जो हमारा फ्रंटियर है, फ्रंटियर को हम किस किस नाम से जानते हैं, फ्रंटियर को हम जानते हैं हमारे फॉरवर्ड जोन, बॉर्डर जोन, और हमारा मानव रहित क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, तटस्थ क्षेत्र, ठीक है। अब जो फ्रंटियर है ना, फ्रंटियर कानूनी, न तो कानूनी है और न ही राजनीतिक। फ्रंटियर इज नाइदर अ लीगल नॉर पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट। जैसे जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री हमारे कानून के द्वारा सेट की जाती है। जैसे आपको पता होगा, जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है हमारा, क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमारी मैकमोहन लाइन है, किसके बीच में है, मैकमोहन है हमारे इंडिया और चाइना के बीच में। ऐसी ही एक लाइन है हमारी डूरंड लाइन, जो कि हमारे किसके बीच में है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो ये वो लाइन है जो सेट की जाती है, लेकिन जो फ्रंटियर है वो कोई लीगली सेट नहीं है। जो लीगली का मतलब है किसको, किसी कानून ने सेट नहीं किया है, ना ये राजनीतिक रूप से सेट है, ना बौद्धिक अवधारणा है। ये क्या एक आपसे पूछा जा सकता है, जो फ्रंटियर है कैसा कंसेप्ट है, नेचुरल और सोशल कंसेप्ट है, ठीक है। जो हमारे इनहेबिटेड एरिया है उनके, जैसे जैसे हमारी जो सिविलाइजेशन है, जब जैसे पहले एक घर बनना था, ठीक है, आपको पता है हड़प्पा सभ्यता, जब यह इसका बहुत सारे में क्या है, जो वो स्प्रेड हो जाता है, तो इससे क्या बनते हैं, इससे बनते हैं हमारे फ्रंटियर। तो फ्रंटियर कोई लीगल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल थ्योरी नहीं है, इसका क्या, ठीक है। लेकिन ये किसको शो करता है, ये एक्सप्रेस करता है हमारे डेवलपमेंट की टेंडेंसी को, ठीक है। उसके बाद है एंशियंट और मेडिवल टाइम में जो फ्रंटियर है, प्राचीन और मध्यकाल में सीमा, जो हमारे फ्रंटियर है एक क्या बाउंड्री के रूप में कार्य करती थी। लेकिन अब आज के टाइम में जो हमारे सरकमस्टांस है वो चेंज हो गए हैं, जो परिस्थितियां है वो क्या है, बदल गई हैं। हर एवरी स्टेट इज वेलफेयर स्टेट, नो मैटर वेयर द ह्यूमन बीइंग लिव इन एनी एरिया ऑफ द स्टेट। आज हर राज्य का एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का मतलब है जहाँ पे लोगों के अच्छाई के बारे में सोचा जाता है।
चाहे इंसान कहीं भी हो, राज्य के किसी भी क्षेत्र में रहता हो, राज्य उसके हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। ये अभी अभी मैंने बताया कि कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे में कोई सीमा नहीं हो सकती है किसी भी क्षेत्र की तरह, लेकिन एक निश्चित सीमा रेखा आवश्यक है। यानी कि जो हमारे फ्रंटियर है वो नहीं हो सकते, लेकिन बाउंड्री नेसेसरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे जैसे अब हमारा नॉलेज बढ़ रही है, ज्योग्राफिकल एरिया की, इकोनॉमिक एरिया की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स के बारे में हमारी अवेयरनेस हो रही है, पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जो फ्रंटियर रीजन अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे बॉर्डर और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब उसके बाद है हमारा फ्रंटियर जो है क्या है, ऑर्गेनाइज इन अ फ्रंटियर रीजन एट द फास्टर रेट बिकॉज इट्स पॉलिटिकल कैरेक्टर इज अनस्टेबल। जो हमारे फ्रंटियर उसका कोई पॉलिटिकल जो नेचर है वो नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है, थोड़े समय के लिए होता है, बाद में क्या होता है वो खत्म हो जाता है। हमारी बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री हमारी जो है लीगली होती है, नेचुरल नहीं होती है, लीगल होती है, जिसको क्या है हमारे जो कानून है, कानून बाउंड करता है, कानून बनाता है कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से इधर उधर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक फिक्स्ड जो मार्क होता है, ये क्या होती है, जुरिस्डिक्शन द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, स्टेट को स्टेट से अलग करते हैं, नेबरिंग स्टेट को अलग करते हैं, किसके लिए, सोवरनिटी के लिए, अखंडता, आजादी, स्वतंत्रता, इन सबको बनाए रखने के लिए। तो जो बाउंड्री है, बाउंड्री के हमारे चार टाइप है, एंटीसीडेंट बाउंड्री, सब्सिक्वेंट बाउंड्री, और हमारे सुपर इम्पोज बाउंड्री और रिलेक्ट बाउंड्री। तो सबसे पहले हमारी एंटीसीडेंट बाउंड्री। तो हमने जब हमारी जो रिवर पढ़ी थी, रिवर में हमने कॉन्सिक्वेंट रिवर और एंटीसीडेंट रिवर पढ़ी थी। तो हमारी एंटीसीडेंट बाउंड्री कौन सी है, जो हमारे कोई भी राज्य है उन राज्य के बसने से पहले ही होती है। जैसे अब हिमालय है, हिमालय क्या है, एंटीसीडेंट बाउंड्री है, किसके बीच में, हमारे तिब्बत के बीच में और हमारे इंडिया के बीच में। ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट बाउंड्री यानी कि पूर्ववर्ती सीमाएं वो बाउंड्री होती है विच वर determined and formed before the development of cultural type। यानी कि हमारा कल्चरल टाइप यानी कि किसी राज्य के बसने से पहले ही ऑलरेडी ही होती है। इसमें हमारा कोई सागर होती है, कोई लेक हो सकती है, दो देश के बीच में कोई लेक हो सकती है, हमारी जैसे विक्टोरिया लेक अफ्रीका में कई देश के बीच में है। उसके बाद हमारा कोई क्या होती है, कोई ये हमारी माउंटेन जो हमारी पर्वतीय सीमा, जैसे आपको पता है यूराल, यूराल किसके बीच में, यूराल है हमारा रशिया और जो यूरोप है इसको अलग करते, इसके बीच में नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है, जैसे हमारे 49 पैरेलल है, ये यूएसए और कनाडा के बीच में, इसको किसी ने डिवाइड नहीं किया है, लेकिन ये लैटिट्यूड है 49, तो ये किसके बीच में जाता है, यूएसए और कनाडा को अलग करता है। उसके बाद है हमारा सब्सिक्वेंट बाउंड्री। सब्सिक्वेंट बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो हमारे जहाँ जब हमारे कल्चरल लैंडस्केप बदल जाते हैं, कल्चर का मतलब है जब लोग वहां पे रहने लग जाते हैं और उनका जो है सारा डेवलपमेंट हो जाता है, और उसके बाद जब होता है, जैसे अब है हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन। ठीक है, ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया और पाकिस्तान में एक कब बनी है, बाद में बनी है, आजादी के बाद में 1912 के आसपास बनी है ये लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ऐसे ही हमारी चाइना और किसके बीच में है, चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो जब लोग बस जाते हैं और बसने के बाद जब इनके बीच में एरिया को डिमार्केट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट बाउंड्री। ठीक है, तो ये क्या है, कल्चरल लैंडस्केप है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में यूजीसी नेट के पेपर में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका टाइप पूछा जाए, अगर आपके ऑप्शन में सब्सिक्वेंट बाउंड्री नहीं है तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन में होगा कल्चरल बाउंड्री, क्योंकि क्या है, कल्चर के बसने के बाद हमारे इनके बीच में क्या है, बाउंड्री लाइन को डिवाइड किया, इनका एरिया डिवाइड किया गया कि इतना एरिया इनका, इतना एरिया इनका, तो इसको सब्सिक्वेंट बाउंड्री और हमारा जो है कल्चरल बाउंड्री दोनों का नाम दिया जाता है, पूर्ववर्ती सीमाएं और हमारा है सब्सिक्वेंट सीमाएं। ठीक है, उसके बाद है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड वो है जो हमारा क्या है, थोपी जाती है। ठीक है,
determine like a follow a boundary but ignore cultural and ethnic characteristic। इसमें कल्चर और एथनिक बेस पे कुछ नहीं होता है। अध्यारोपित सीमाएं जो ये सीमाएं होती हैं सांस्कृतिक और जो जातीय है इनके बेस पे नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये थोपी जाती हैं एक तरीके से, जो हमारे सुपर इम्पोज्ड हैं, अध्यारोपित की जाते हैं। उसके बाद रेलिक्ट बाउंड्री कौन सी होती है? रेलिक्ट बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो पहले थी। ठीक है, यानी कि मान लो अ बाउंड्री लाइन दैट वंस डिवाइडेड द स्टेट बट हैज नो लॉन्गर पॉलिटिकल वायबिलिटी। पहले क्या था कि पहले ये दो देशों को अलग करती थी, लेकिन अब इसकी कोई भी मान्यता नहीं, अब इसको इसकी कोई भी राजनीतिक मान्यता नहीं है। रेलिक्ट का मतलब है अवशेष, अवशेष सीमा, यानी कि जो पहले थी अभी इसका क्या सिर्फ अवशेष बच गया है, इसकी कोई पॉलिटिक मान्यता नहीं है, ये किसी राज्य को विभाजित नहीं करते। जैसे हमारे पोलैंड जर्मनी के बीच में थी, रूस जर्मनी के बीच में थी, तो ये क्या है, रेलिक्ट थी, अवशेषित सीमाएं हैं। अब ये पहले हुआ करती थी, अब इनका राजनीतिक से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हमारे बाउंड्री और फ्रंटियर में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस से ही आप समझ जाओगे कि बाउंड्री क्या और फ्रंटियर क्या। सबसे पहले हमारे फ्रंटियर क्या होते हैं, आउटवर्ड ओरिएंटेड। देखो फ्रंटियर कैसे होते हैं, आउटवर्ड, यानी कि ऐसे फैले होते हैं, इनका कोई फिक्स्ड एरिया नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी बाउंड्री होती है वो होती है इनवर्ड ओरिएंटेड, यानी कि एक लाइन में होती है, इतना ही इनका एरिया अगर इतना फिक्स है तो क्या है, इतना ही होगा। तो फ्रंटियर क्या होते हैं, आउटवर्ड यानी कि फैले हुए होते हैं, जबकि बाउंड्री क्या होते हैं, इनवर्ड ओरिएंटेड। क्या जैसे इंडिया है, इंडिया क्या पाकिस्तान में जाके बस सकता है? नहीं। तो जो इनके बीच में अगर एक लाइन को घोषित कर दिया गया कि इसके पार वाला एरिया इनका और इसके पार वाला एरिया इंडिया का, तो वो क्या है, एक इनवर्ड ओरिएंटेड है। ठीक है, ये अंदर की तरफ ही फैलेंगे, अपने बाहर की तरफ नहीं फैलेंगे, अपने देश में ही रहेंगे। लेकिन जब हमारे ये लोग दोनों, जैसे ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, अगर दोनों सारी जगह फैल जाए तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्रंटियर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट। उसके बाद है फ्रंटियर, किसको, आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है कि अभिव्यक्ति करते हैं हमारी सीमाएं, जबकि हमारी जो बाउंड्री है वो अभिकेंद्र यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन फॉलो अप करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो अंदर से बाहर की तरफ लगता है। अब अंदर से बाहर की तरफ यानी कि चारों तरफ कौन फैलता है? हमारा फ्रंटियर। तो फ्रंटियर किसको फॉलो करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। और बाहर से अंदर की तरफ एक पॉइंट पे, एक लाइन पे कौन आके बसता है? हमारी बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फॉलो करती हैं। उसके बाद जो फ्रंटियर है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बिटवीन स्टेट ऑन आइदर साइड। बाउंड्री एक सेपरेटिंग फैक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारी फ्रंटियर होती है, आपको पता है फ्रंटियर क्या होती है, जैसे फ्रंटियर क्या होती है, जो दो देश है ना उसके बीच में क्या है, इंटीग्रेटिंग यानी कि उनको मिलाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि ये मान लो ये हमारा इंडिया है और ये हमारा पाकिस्तान है, तो इसके बीच में क्या है, जैसे फ्रंटियर क्या होता है, जिस जोन को हम बता नहीं सकते, जिसमें लोग फैले होते हैं, अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, मिक्सिंग होती है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, फ्रंटियर। लेकिन जो हमारा बाउंड्री क्या होती है, एक सेपरेटिंग फैक्टर होता है। ये क्या करती है, अलग करती है दो राज्यों को। जैसे हमारे चाइना को और इंडिया को कौन सी लाइन अलग करती है? हमारी मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो जो फ्रंटियर है मिलाने वाला एक फैक्टर होता है, जबकि हमारी जो बाउंड्री एक सेपरेटिंग फैक्टर है। जो एक हमारी सीमा है दोनों के राज्यों के बीच एक ही करती है, यानी कि एक करने का काम करती है, जबकि हमारी बाउंड्री क्या करती है, अलग करने का काम करती है। उसके बाद जो फ्रंटियर स्टेट हैं आर ट्रांजिशनल। आपको पता है दो ज्योग्राफिक रीजन के बीच में, मान लो दो ज्योग्राफिक रीजन कौन से हो गए, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा मान लो रशिया हो गया और ये हमारा क्या हो गया, यूरोप हो गया। तो जो फ्रंटियर है इन दोनों के बीच में क्या है, ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशनल ये क्या है, दो ज्योग्राफिक रीजन के बीच में क्या है, ट्रांजिशन जोन है। ये इसका नेचर कैसा, हमारे फ्रंटियर का ज्योग्राफिकल नेचर है, पॉलिटिकल नेचर नहीं है। लेकिन जो बाउंड्री है, बाउंड्री कैसी है, प्योरली पॉलिटिकल है, नेचुरल नहीं है। आपसे स्टेटमेंट दी जाएंगे और स्टेटमेंट में इनमें डिफरेंस पूछा जा
सकता है कि जो फ्रंटियर है, क्या फ्रंटियर हमारा नेचुरल कंसेप्ट है, तो आप बोलोगे नेचुरल कंसेप्ट है। लेकिन अगर आपको पेपर में दिया जाए कि क्या फ्रंटियर पॉलिटिकल कंसेप्ट है, तो पॉलिटिकल नहीं है, वो स्टेटमेंट वहीं पे रॉन्ग हो जाता है। बाउंड्री पॉलिटिकल है, फ्रंटियर क्या है, जोग्राफिकल इन नेचर, नेचुरल है। ठीक है, तो जो हमारे सीमावर्ती राज्य भौगोलिक क्षेत्रों के बीच ट्रांजिशनल संक्रमणीय होते हैं, और वे प्रकृति में क्या होते हैं, अधिक भौगोलिक है, राजनीतिक नहीं है। इसके जो सीमा है वो क्या है, राजनीतिक होती हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रखा है कि जो हमारी फ्रंटियर है, रीजनल होते हैं, जो बाउंड्री होती है वो लीनियर होती है, फ्रंटियर होते हैं रीजनल, यानी कि एक एरिया होता है उनको, एक, जबकि जो बाउंड्री होती है एक लाइन में होती है। ठीक है, ये जो हमारे फ्रंटियर होते हैं कैसे होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। लेकिन जो हमारी बाउंड्री होती है वो कैसी होती है, आर्टिफिशियल होती है। जबकि हमारे जो फ्रंटियर कैसे होते हैं, जोग्राफिकल होती हैं, ट्रांजिशन होती हैं। और इनकी जो हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, पॉलिटिकल होती है। और ये मैन के द्वारा बनाई और बिगाड़ी जाती है। कौन, बाउंड्री मैन ही बनाते हैं और मैन ही खत्म करते हैं। उसके बाद जो फ्रंटियर है वो फिनोमिना है पास्ट का, लेकिन जो बाउंड्री है वो अभी का फिनोमिना है। फ्रंटियर चेंज होते रहते हैं अपने नेचर में, इनकी फिजिकल, लिंग्विस्टिक, नॉर्मेटिव और एथनिक, यानी कि अपने फिजिकल नेचर में, अपने भौतिक स्वरूप में, लैंग्वेज के स्वरूप में, एथनिक कल्चर से रिलेटेड ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते। बट लेकिन हम इसको, ये क्या है, इन सेतु रहता है। लेकिन जो बाउंड्री है, आर बाय नो मीन इमूवेबल। जो बाउंड्री है वो क्या है, बाउंड्री, ये यहाँ पे ये कैन नॉट नहीं आएगा, ये क्या है, ये मूव कर सकता है। ठीक, और ये क्या होता है, ये वाली लाइन कट कर देना। ये क्या, जो फ्रंटियर है वो क्या है, हमेशा चेंज होता रहता है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस, लिंग्विस्टिक, ये सब चेंज हो सकता है। और ये क्या है, मूव एबल है। जबकि जो बाउंड्री है उसको अगर एक बार फिक्स कर दिया तो वो फिक्स हो गई, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीमाएं होती है वो कैसी होती है, क्षेत्रीय होती हैं। और जो हमारी बाउंड्री होती है वो रेखीय होती है। ठीक है, और इनकी जो प्रकृति कैसी होती है, भौगोलिक होती है, नेचुरल होती है। जबकि हमारी जो बाउंड्री होती है वो आर्टिफिशियल होती है, और मैन ही इनको बनाता है और बिगाड़ता है। और जो हमारा फ्रंटियर है वो अतीत की घटना है, जबकि सीमाएं, बाउंड्री हमारी क्या है, वर्तमान से संबंधित है। एक फ्रंटियर जो अपने चरित्र को बदल सकता है, चाहे वो उसका भौतिक स्वरूप हो, भाषाई हो, मानक हो, कुछ भी हो। लेकिन और हम इसे क्या कर सकते हैं, ये स्थानांतरित इसको कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जो हमारी बाउंड्री होती है ना, वो क्या है, वो किसी तरह से भी हम उनको मूव नहीं कर सकते। अगर एक बार फिक्स हो गई तो हो गई, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, मैकमोहन लाइन, नीतीश मैकमोहन लाइन है हमारे चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में। ये मैं जो लाइन है उनके नाम लिख देती हूँ। मैकमोहन लाइन इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारी है, एक है डूरंड लाइन, इंडिया एंड अफगानिस्तान। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हमारा पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। और ये देखो, अगर डूरंड लाइन में अगर इंडिया ऑप्शन में नहीं और पाकिस्तान ऑप्शन में है तो आप पाकिस्तान को लगा दोगे। ठीक है, तो अब उम्मीद, आप क्या कह रहे हैं, कौन, मैं आपको एक बार यहाँ पे सर्च करके दिखा देती हूँ।
देखो, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन किसके बीच में? हमारी चाइना और इंडिया के बीच में है, ठीक है। और जो हमारे हेनरी मैकमोहन है, उनके नाम पे इसका क्या नाम रखा गया है? मैकमोहन लाइन। अब हम देख लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? रेड क्लिफ लाइन और एलओसी, ये किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ, नेट में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद आप क्या बोल रहे हो यहाँ से? पुस्तक के अनुसार सीमा। उम्मीद एक बार दोबारा लिखो, समझ में नहीं आ रहा है। नेट में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है लाइन से, तो मैंने आपको तीनों लाइन बता दी हैं। इंडिया चाइना के बीच में बता दी है, पाकिस्तान इंडिया के बीच में बता दी है, और हमारा अफगानिस्तान इंडिया के बीच में बता दी है। जो ये अफगानिस्तान का ना थोड़ा सा एरिया लगता है इंडिया से, वो भी ऊपर की तरफ, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया वहां पे, तो वो जो छोटी सी लाइन है उसको क्या बोला गया? हमारा रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? आप जो उम्मीद फ्रंट का कुछ पूछ रहे हो, फ्रंटियर और बाउंड्री में क्या आपको लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया? एक बार मेरे को बताओ, क्योंकि यहाँ से जो है ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये ऐप की प्राइवेसी है शगुफ्ता, इसलिए नहीं होता है। नहीं, सर ने नहीं बोला लो है, सर ने ये बोला था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो स्क्रीनशॉट है वो क्यों अलाउड नहीं है? वो इसलिए अलाउड है, क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ये ऐप की प्राइवेसी है, इसलिए अलाउड नहीं है। उम्मीद मेरे को क्या रिपीट करना है? आप एक बार मेरे से पूछो, एक बार टॉपिक लिख दो कि क्या रिपीट करना है, मैं फिर रिपीट करूंगी आपको। सीमा यानी कि आपको सीमांत और सीमा, सीमा यानी कि बाउंड्री। बाउंड्री, एक मिनट में एक खाली सिंपल पेज पे समझाती हूँ यहाँ पे। देखो, सीमा क्या होती है? यानी कि हमारा फ्रंट, फ्रंट सबसे पहले तो बाउंड्री, बाउंड्री एक लाइन होती है, एक डेफिनेट लाइन। ये कैसी होती है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये लीगल होती है, लीगली इसको सेट करते हैं। कौन सेट करते हैं? दो कंट्रीज या दो स्टेट मिलके इसको क्या करते हैं? सेटअप करते हैं। उसके बाद सेकंड जो लाइन है हमारी, जो सेकंड जो पॉइंट है बाउंड्री का, वो ये क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉलो अप करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है? बाहर से अंदर की तरफ आता है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एरिया है, ये जो राज्य है, ये क्या है? अपने अंदर अंदर है, इसके बाहर की तरफ इसका एरिया नहीं है, ये बाहर से अंदर की तरफ आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉलो अप करता है। और जो हमारा फ्रंट है, फ्रंटियर, वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ वो चारों ओर क्या होता है? फैला होता है, उसको कोई नहीं बता सकता। देखो, फ्रंटियर क्या होता है? एक ट्रांजिशन जोन कैसे होता है? देखो, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा पाकिस्तान भी, आपको पता है हमारी जो बाउंड्री है वो लगी, एक दूसरे के सहारे लगी हुई है। तो क्या है, यहाँ पे हमारे हिंदू हैं, तो थोड़े से यहाँ से हिंदू कम कम होने लगते हैं, फिर ऐसे कम होते लगते हैं, फिर यहाँ से क्या, थोड़े बहुत मुस्लिम शुरू होते हैं, थोड़े 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 हिंदू मुस्लिम। तो क्या ये एक मिक्सिंग रीजन होता है हिंदू का और मुस्लिम का? तो इसलिए क्या एक ट्रांजिशन जोन है कि अगर यहाँ से
अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो हिंदू की संख्या धीरे धीरे कम होती है और मुस्लिम की संख्या धीरे धीरे शुरू होती है। और अगर हम यहाँ से देखें वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा जो मुस्लिम है, मुस्लिम की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और हिंदू की संख्या जो है बढ़ने लगती है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है। जबकि जो हमारी बाउंड्री है वो क्या है, एक डेफिनेटिव रीजन है। अगर यहाँ तक हमारे हिंदू हैं तो यहीं तक हिंदू हैं, इस लाइन के आगे हिंदू नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमारे मिलेंगे मुस्लिम पाकिस्तान के लोग। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा बाउंड्री है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉलो करता है और फ्रंटियर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को करता है। ठीक है, और जो हमारा बाउंड्री है वो कैसा है, लीगल है। हमारी जो जो कानून है वो इसको निर्धारित करता है, जबकि जो हम ये नेचुरल कंसेप्ट नहीं है। ये क्या है, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री मैन द्वारा बनाई जाती है। मैन ही इसको बनाता है, मैन ही इसको बिगाड़ता है, बाउंड्री को, इस लाइन को। तीसरा, ये क्या है, हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, ये इमूवेबल है। जबकि हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट क्या है, मूवेबल है, वो अपना स्वरूप क्या है, चेंज करता रहता है। तो ये है हमारी बाउंड्री और सीमांत। आई होप अब आप सबको बाउंड्री और जो सीमा है वो समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद आपको क्लियर हो गया है बाउंड्रीज। बताओ एक बार जो आपको है क्लियर हो गया है या नहीं। जल्दी से यस लिखो, अगर सबको क्लियर है तो थम्स अप का साइन सेंड करो। ठीक है, तो अब जो हमारी जो क्लास है, हाँ ठीक है, तो सबको अब टॉपिक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारे जो कल्चरल सॉरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसकी जो दूसरी क्लास है वो हमारी होगी 6 से 7 बजे। उसमें जो हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो रहता है, कंप्लीट कर देंगे। उसमें हमें क्या अब जो हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, हमारी यूरोपियन यूनियन है, ये आपसे पेपर में पूछी जाती है। एशिया आशियान है। तो ये 3-4 आपको पढ़नी है जो पेपर में आते हैं और आपसे यही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको इतना ही पढ़ना जितना पेपर में आएगा, उसके अलावा पेपर से बाहर नहीं, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो इतना ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी सेकंड क्लास में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो कल्चरल ज्योग्राफी है ना, कल्चरल ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे कंसेप्ट दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आज हमारी कल्चरल और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसकी सिर्फ 3 क्लास में आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल से फिर हम क्या शुरू करेंगे, पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो चलो अब जो हमारी 6 से 7 बजे वाली क्लास है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपनी पढ़ाई करो एंड थैंक यू सो मच।